नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज से आपको हर रोज हमारे इस YouTube चैनल पर इनकम टैक्स से रिगार्डिंग कुछ नया और रोचक समझने और पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी दर्शक इनकम टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, जैसे इनकम टैक्स कब लेवीड होता है, इनकम टैक्स किस किस पे लेवीड होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जो आपको इनकम टैक्स को पढ़ने और समझने में मदद करेगा। तो बिना टाइम गवाए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकम टैक्स लेवीड क्या होता है, उसका तरीका कैसे है इनकम टैक्स लेवीड का। तो सबसे पहले बात हमें जानने की है कि जिन जिन की इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो कि हमारे हर साल के बजट में डिटरमाइन होता है, जो कि करंटली नॉर्मली कितना है, नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000 रुपीज़। अगर इससे आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और अगर टैक्स बनता है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा आता है कि जो भी हम करंट ईयर में कमाते हैं, लेकिन वो चार्जेबल कब होता है, हमारे नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा करंट ईयर होता है फिनेंशियल ईयर, उसको हम इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जो नेक्स्ट ईयर होता है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर होता है हमारे। तो कई बार मैं इस पूरे चैप्टर में या पूरे हमारी वीडियोस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोलूँगा। तो आज ही याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का मतलब हमारा क्या हो गया, करंट फिनेंशियल ईयर हो गया हमारा, और हमारे असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। जो हमारा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या होता है, हमारा प्रीवियस ईयर में ही हमें उस अपनी जो इनकम कमाई उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये हमारे 5 या 6 एक्सेप्शंस हैं। और नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो हमने करंट ईयर में कमाया वो हमारा चार्जेबल या टैक्सेबल कब होता है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में होता है। और इनकम टैक्स में जो रेट्स हैं वो 2 तरीके से लगते हैं। एक हमारा लगता है नॉर्मल रेट, जो कि हमारे क्या बजट में, जो हमारा फाइनेंशियल बजट अनाउंस होता है उसमें डिटरमाइन किया जाता है, जो हमारा स्लैब रेट भी हो सकता है और फ्लैट रेट भी हो सकता है। और दूसरा हमारा होता है स्पेशल रेट, जो हमें कहाँ दे रखा होता है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा होता है। जैसे कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा, लॉटरी विनिंग पे कितना टैक्स लगेगा, इन सब का रेट हमारा कहाँ दे रखा है, इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स। और फिर कि अभी टैक्स आप दोगे किस पे, चार्ज किस पे करोगे, तो इसके लिए हमें क्या है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, जो भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो 5 हेड होते हैं उन सबको हमें क्लब करना पड़ता है। जैसे हमारा हो गया सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, फिर हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो गया, फिर हमारा हो गया कैपिटल गेन हो गया, और फिर हमारा हो गया अदर सोर्स। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारी डिडक्शन या है उनको हटा देते हैं। तो जो हमारी जो इनकम आती है वो हमारी क्या हो जाती है, फिर वो हमारा टोटल इनकम हो जाता है हमारा, और उसी पे हमारा टैक्स देना पड़ता है। और ये टोटल इनकम है, इसमें कौन कौन सी इनकम लेनी है, क्या लेनी, तो ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिटरमाइन करता है कि हमें कौन सी इनकम लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी सारी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया में जो एक्रूड राइज है वही टैक्सेबल होगी। इसको डिटेल में हम आगे की वीडियो में अच्छे से जानेंगे। आपको अभी के लिए इतना समझ लीजिए बस कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपकी जो क्या इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये डिटरमाइन होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे इस वाले उसमें, कि जो दूसरे वाले में कि जो टैक्स होता है, जो करंट ईयर में आप इनकम कमा रहे हो उस पर चार्जेबल नेक्स्ट ईयर में होता है, चार्जेबल नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, टैक्सेबल नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। लेकिन जो उस पर टैक्स होता है वो गवर्नमेंट क्या होती है आपसे, करंट ईयर में ही, मतलब प्रीवियस ईयर में ही, सेम प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लेती है। और कैसे कलेक्ट करती है, या तो एडवांस टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लेती है, या आपको जो इनकम मिलती है उसमें ऑलरेडी ही टीडीएस कटा होता है, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जो भी इनकम मिल रही है उस पर पहले से ही टैक्स कलेक्ट कर ले रही है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जिसमें आपको जो भी मैंने पिछले 5 या 6 पॉइंट बताए बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी आर्टिकलशिप की दौरान की अपनी बताता हूँ, कि जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया था अपने आर्टिकलशिप में, ठीक है, तो वहाँ एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे,
ठीक है, जो हो सकता है आपसे भी पूछे गए हों या आगे पूछे जाएं या आपके कहीं पढ़ने में आए या पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा, जो नॉर्मली लोग हर कोई पूछता है, कि कब इंडिया में कब इनकम आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, कब आपकी इनकम टैक्सेबल है। उन्होंने मेनली क्या क्वेश्चन था इनका कि इनकम टैक्स कब पेड करना पड़ता है और रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि सबको फाइल करना है या सबको फाइल नहीं करना है, एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो मेरा इसका जवाब था कि जिनकी भी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, जो आज की डेट में क्या है, इन केस ऑफ नॉर्मल बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारे रेट हैं, लेकिन नॉर्मल क्या है 2,50,000, जिसकी भी 2,50,000 से ज़्यादा इनकम है उन सबको रिटर्न फाइल करने और अगर उनका टैक्स बनता है तो टैक्स पेड करना हमारा क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, मैम ने कहा बिल्कुल परफेक्ट। अब उनका दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद कि अगर तुमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कमाया है, मतलब करंट ईयर में तुम कुछ कमा रहे हो, तो वो टैक्सेबल कब होगा, करंट ईयर की जो इनकम है वो टैक्सेबल कब होगी। तो इसका मेरा जवाब था कि हम जो भी करंट ईयर में कमाते हैं वो हम एक्यूमुलेट करते हैं, उस पर जो टैक्स होता है, जो टैक्सेबल होता है, फिर जो टैक्स देना टैक्सेबल होता है हमारा, या इसको अलग से शब्द बोलेंगे चार्जेबल होता है। जो चार्जेबल होता है एज पर द एक्ट क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो जो भी हम करंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उन सब का टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। तीसरा उन्होंने बोला वेरी गुड। उनका तीसरा क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि ये मान लो कि इनकम टैक्स में, चलो तुमने कहा कि करंट ईयर का जो टैक्स है वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में, चलो परफेक्ट। अब बताओ कि इनकम टैक्स में रेट कितने हैं। तो मैंने कहा कि इनकम टैक्स में जो रेट होते हैं वो दो तरीके के, एक हमारा नॉर्मल रेट है जो हर साल हमारे बजट में डिटरमाइन होता है, बजट में अनाउंस होता है कि क्या रेट है, क्या लिमिट है, जो कि आपका स्लैब रेट भी हो सकता है और फ्लैट रेट भी हो सकता है कईयों पे। ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्पेशल रेट। स्पेशल रेट जो कि हमारे एक्ट में दिखाया गया है, जैसे कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म में कितना रेट होगा, शॉर्ट टर्म में कितना होगा, तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे सेक्शंस में मेंशन है, एक्ट के सेक्शंस में मेंशन है। ठीक है, अब हम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि चलो तुम्हें इतना तो आता है, तुमने ये सब चीज़ें बता दी। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो टैक्स है करंट ईयर में टैक्सेबल होना है, रेट से टैक्सेबल, ये कौन से इनकम पे टैक्सेबल होना है। तो मैंने कहा कि जो भी हमारी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं हम टोटल इनकम। टोटल इनकम वही हमारी जो 5 हेड हैं, सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो गई, कैपिटल गेन से इनकम हो गई और अदर सोर्स से जो इनकम हो गई। और इसमें से अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, डिडक्शन मिली हमें, उसके बाद जो हमारा नेट इनकम आता है जिसको हम टोटल इनकम कहते हैं, उस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। चलो ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। अब उन्होंने कहा कि ये जो तुमने हेड बताया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल, इसमें कौन सी इनकम कंसीडर होगी कौन सी नहीं, ये कैसे डिटरमाइन करोगे। तो मैंने कहा ये डिटरमाइन होता है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस से। ये जरूरी नहीं है कि हमने सारा कमाया और सारा का सारा ये टैक्सेबल है। हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी देखना पड़ेगा कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी ना। हमने कहा वेरी गुड, इतना तुमने बता दिया। अब एक चीज़ मेरा लास्ट बता, तुमने क्या बताया था, मैंने एक क्वेश्चन, उसका जवाब आपने बोला कि करंट ईयर में जो भी आप कमाते हैं उसका टैक्स आपको क्या देना होता है, असेसमेंट ईयर में वो टैक्सेबल या चार्जेबल होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, ड्यूरिंग द ईयर आप कमाते रहो और नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स दो। मैंने कहा नहीं मैम, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि चार्जेबल तो हमारा क्या होता है, चार्जेबल हमारा असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि करंट ईयर में ही एज पर या तो टीडीएस के रूप में या एडवांस टैक्स के रूप में वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेती है। चलो वेरी गुड। तो मुझे लगता है आपने जो भी हमने पीछे आपको बताया था, आपको ये 4-5 क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारा जनरल रूल हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आज की हम वीडियो में एक ही डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन किसकी, पर्सन्स की, क्योंकि आप इनकम टैक्स जब भी पढ़ोगे उसमें कई जगह पर्सन्स आते हैं, तो आपको ये जानना कि पर्सन का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम नॉर्मल देखें, पर्सन का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल्स, HUF,
कोई भी एक कंपनी, एक फर्म हो गई, या एओपी या बीओआई, लोकल अथॉरिटी। आज की हम इस वीडियो में एक ही डेफिनेशन जानेंगे पर्सन्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम आगे की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पर्सन, इनकम टैक्स आप जब भी पढ़ेंगे तो ये पर्सन वर्ड आपके सामने बहुत बार आएगा, तो पर्सन में क्या इंक्लूड होता है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्सन में आते हैं इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनीज, फर्म्स, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इन सब को हम डिटेल में जानते हैं कि ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल पर्सन, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो सब इंडिविजुअल्स आते हैं, और इसमें आपके माइनर चाइल्ड भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि आप तो कहेंगे माइनर चाइल्ड की तो नॉर्मल इनकम क्लब होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर उन्हें कुछ पर्सनल टैलेंट से कमाया होता है तो वो उनके हाथ में ही टैक्सेबल होता है, तो इसलिए वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, पर्सन की डेफिनेशन जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें फॉल करते हैं। दूसरा हमारा हो गया एचयूएफ। अब एचयूएफ क्या होता है भाई, तो इनकम टैक्स में एचयूएफ भी एक सेपरेट एंटिटी है। एचयूएफ का मतलब क्या है कि इसमें सभी पर्सन कंसीड हैं और उसके आने वाली सारी पीढ़ियाँ। तो फॉर एग्जांपल, अब मेरे जो पापा हैं उनका एक एचयूएफ है और उनके हम 2 बेटे हैं, ठीक है, आकाश और विकास। तो हम दोनों हो गए, और एक ये पापा हो गए और ये मम्मी हो गई। तो क्या हो गया, ये जो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एचयूएफ बन गया। और एचयूएफ में क्या होती है, डॉटर भी इंक्लूडेड होते हैं। और जो हमारे वाले बच्चे होंगे जो लीनियर हमसे जो नीचे आए जा रहे हैं, इनके जो भी नीचे आए जा रहे हैं वो सारे इस एचयूएफ का पार्ट बनते जाएंगे। तो ये हमारा ये एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम बोलते हैं कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की सिंपल डेफिनेशन है, जो भी कंपनी आपकी 1956 या 2013 में फॉर्म्ड हुई है वो सारी की सारी किस में आती है, कंपनी की डेफिनेशंस में आती है। अब आ गया फर्म्स। तो फर्म का भी सिंपल है, जो आपकी नॉर्मल फर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में शामिल हो, ठीक है दोस्त। एंड जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी कहाँ, 2008 में उसकी डेफिनेशन जो देखिए, तो जो एक्ट दे रखा है कि अगर 1932 के एक्ट में कोई फर्म, इंडियन पार्टनरशिप फर्म कोई भी रजिस्टर्ड हुई हो या बनी हो, तो वो आ गई आपकी, या एलएलपी बनी हो एज पर एक्ट 2008 में, तो वो हमारी क्या है, फर्म की डेफिनेशंस में आ जाएगी। फिर आपको हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर कोई भी काम करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कंपनी कुछ नहीं बना रहे, वो सिर्फ आपस में जनरली मिलके कुछ काम करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ओनली इंडिविजुअल्स नहीं होंगे। हो सकते हैं इसमें इंडिविजुअल्स हों, एक इंडिविजुअल हो, एक कंपनी हो, या सारी कंपनियां हों, या अदर एंटिटीज़ हों, ठीक है। जो अगर दोनों के दोनों इंडिविजुअल होंगे, 2 या 2 से, तो वो हमारे किस में आएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इतना ही बस डिफरेंस है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जबकि आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक इंडिविजुअल हो सकता है, या इसमें एक या एक से अधिक अदर एंटिटीज इंडिविजुअल के अलावा जरूर होंगी। अब हम अगली डेफिनेशन में आते हैं, लोकल अथॉरिटी क्या होती है। तो लोकल अथॉरिटी में आपके नॉर्मल जो पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटी हो गई, या म्यूनसिपल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब आ गए, तो ये सब आपके कवर हो जाते हैं। फिर हमका लास्ट डेफिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें कौन से पर्सन कवर होंगे, कि ऐसे पर्सन जो नेचुरल पर्सन तो नहीं है भाई, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तब भी उनकी एक सेपरेट हमारी लीगल एंटिटी है, हम उसको सेपरेट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, हमारे भगवान हो गए, ठीक है, आइडल्स हो गए, ये सब हमारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाए जाएंगे। इनका भी एक अलग लीगल एंटिटी बना सकते हैं कि भाई ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्योंकि इनकी अलग से एक मान्यता है, अलग से इनका एक मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, इनका एक अलग से रहने का ठिकाना बना दिया, इसलिए इसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कह दिया गया है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन इतनी बड़ी नहीं है, बस एक बार आप रीड अच्छे से कर लीजिएगा कि हमारे इंडिविजुअल्स में क्या आते हैं, एचयूएफ में क्या आते हैं, कंपनीज किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसे कहते हैं। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटेशन बनाएंगे ना किसी का, तो आपको ये देखना जरूरी है कि भाई वो है क्या,
क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स रेट उठाना है, क्योंकि इन सब के जो टैक्स के रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कि अभी तक हमने जो ये पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखें कि ये किस पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दूसरा उसके बाद क्या है हमारा, एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या होता है। तीसरा हमारा है पंजाब बैंक लिमिटेड। चौथा हमारा क्या है, ए और बी है, वो लीगल हायर है सी के, सी की डेथ हो गई थी 2019 में। और उसके बाद ए और बी उसका बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वो बिना पार्टनरशिप में एंटर किए हुए ही बिजनेस चला रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, कौन सी पर्सन की किस कैटेगरी में आया। फिर हमारा है श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज, जिसमें क्या है वो एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है एस के एन पी, ये कौन सी कैटेगरी में आया। उसके बाद है एक हमारी ज्वाइंट फैमिली जो कंसिस्ट करती है पी, उनकी वाइफ मिसिस पी और उनके बच्चे, ये किस कैटेगरी में आया। फिर हमारा लास्ट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हमारा कैटेगरी किस पर्सन के कैटेगरी में फॉल करता है। हालांकि इसका मैं आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप जो है योंगी इंडिया के नाम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा और इस वीडियो को, इस क्लास को आगे बढ़ाते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।